हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। नैंसी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। ये आपका जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 3 है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। वो छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपका ये छोटा सा योगदान मुझे प्रेरित करता है कि मैं और भी इसी तरीके के वीडियोज़ लाऊं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सलमान खान, सोहेल खान, सोनू सूद या वरुण धवन। तो आपका जो चुनाव आयोग है उन्होंने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं, आखिर चुनाव आयोग है क्या। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग भारत सरकार का एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। क्या है? एक स्थायी और आपका एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है। चुनाव आयोग जो है आपका या फिर निर्वाचन, आपके निर्वाचन से संबंधित, और चुनाव आयोग जिसे कहते हैं हम लोग निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, आपकी निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 15 और आपके अनुच्छेद 324 से आपके 329 तक आपके निर्वाचन संबंधित प्रावधान किए गए हैं आपके भारतीय संविधान में। साथ ही साथ आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है वो क्या कहता है? आपका 324 कहता है भारतीय संविधान का कि भारतीय संविधान में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। क्या? निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है आपके 324 में, ऐसा कहा गया है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आपका जो भारतीय चुनाव आयोग है उसमें वर्तमान में कितने जो है आयुक्त हैं। तो वर्तमान में आपके आयुक्तों की संख्या 3 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 है, जिसमें से एक आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और बाकी 2 आपके जो हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये 3 फिक्स है? नहीं, ये 3 फिक्स नहीं है। आपका जो चुनाव आयोग है उसमें आयुक्त, ये जो आयुक्त हैं आपके आयुक्तों की संख्या कैसी होगी मैं आपको समझा देती हूँ। एक आपका फिक्स रहता है जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये आपके फिक्स हैं। बाकी अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं ये किस तरीके से होंगे ये पता होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है आपके समय समय पर जितने आपके राष्ट्रपति जी नियमित करते हैं उतने होते हैं। ठीक है। मानते हैं इस बात को हम कि आपके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको अलग रखा गया, बाकी को अलग रखा गया है, लेकिन इनके कर्तव्य, इनके दायित्व तो सेम है। इसको आपको याद रखना है कि इनके कर्तव्य और दायित्व इनके सेम है। और वर्तमान में हमारे जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 3 है। ठीक है। आयुक्तों की संख्या टोटल 3 है, जिनमें से एक आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, बाकी 2 अन्य हैं। ठीक है, याद रखना है। आपके जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। या फिर 65 जो पहले हो जाए। ठीक, मतलब इनकी सेवानिवृत्ति 65 वर्ष में हो जाती है, वही इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आपको एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो अनुच्छेद 326 है, 326 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इसमें जो है आपको मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। क्या? मताधिकार का प्रावधान आपके जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी सारी चीज़ें मैं चुनाव आयुक्त के बारे में इसलिए बता रही हूँ और चुनाव आयोग के बारे में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपके 326 में आपको मताधिकार का जो है प्रावधान दिया गया है। साथ ही साथ आपका 61वां जो संविधान संशोधन था, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन जो था आपका, जो कि आपका 1988 में हुआ। कब हुआ? 1988 में जो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा जो मताधिकार की आयु है वो है आपकी 21 वर्ष से घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? अब आपके मताधिकार की आयु कितनी है? 18। यानी कि पहले आप 21 वर्ष में वोट कर सकते थे, मतलब 1988 के पहले जब आपकी आयु 21 वर्ष हो जाएगी तब आप वोट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप 18 वर्ष के हो गए तो आप अपना मतदान कर सकते हैं। ये ऐसा किस में किया गया? भारतीय संविधान का जो 61वां संविधान संशोधन है जो कि आपका 1988 में किया गया, उसके अनुसार आपको ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखना है इसको। ये आपका प्रभावी कब हुआ? 61वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1988 में हुआ। ये आपका 1989
1989, 28 मार्च 1989 को आपका जो है 61वां संविधान संशोधन जो है प्रभावी हुआ। यानी कि 1989 के बाद आपको जो है ये जो प्रावधान है ये देखने को मिला। आई होप यहाँ पर आप चुनाव आयोग के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आपके सोनू सूद को चुना है। किसको? सोनू सूद को। इनके बारे में सभी जानते होंगे कि कोरोना काल में इन्होंने कितनी हेल्प की है। भगवान ऐसे लोग ज़रूर हमारी पृथ्वी पर दें ताकि इन जैसे लोगों की वजह से जो गरीब लोग हैं उनका भला हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने अपनी सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए कितने ऐप्स को बैन किया है? 70, 80, 89 या फिर 99? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की जो इन्फॉर्मेशन लीक हो रही थी उस वजह से भारत ने कुछ ऐप्स को बैन कर दिया है। तो उन बैन किए गए ऐप्स की संख्या, आपसे संख्या पूछी गई है, तो संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 89। ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्मृति मंधाना, मिताली राज, शेफाली वर्मा, इनमें से कोई नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी आपकी 20 जुलाई 1908 को हुई थी। ठीक है, 20 जुलाई 1908 को स्थापना हुई थी। वहीं इनके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हेडक्वार्टर इनके हैं अलकापुरी, बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ है? आपके गुजरात राज्य में है। ठीक है, अलकापुरी, बड़ोदरा कहाँ पर है? ये बड़ोदरा गुजरात में। ठीक, याद रखना है आपको कि अलकापुरी, बड़ोदरा में आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हैं हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। वहीं इनके जो अध्यक्ष आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB के कौन है? आपके संजीव चड्डा जी हैं। ठीक है, संजीव चड्डा। ठीक, याद रखने की संजीव चड्डा जी जो हैं आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हैं अध्यक्ष हैं। स्थापना 20 जुलाई 1908 को ही थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपकी जो शेफाली वर्मा जी हैं इनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? शेफाली वर्मा जी को नियुक्त किया है। ये आपकी मात्र 18 वर्ष की हैं। ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हैं। इतनी कम उम्र में ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हैं। तो ये जो शेफाली वर्मा है ये सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं आपकी भारत की। आप देखेंगे इनको जब गूगल पे तो आप देखेंगे कितनी छोटी सी उम्र है इनकी। ठीक, तो इनको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे है कि किस देश ने आपके 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है? भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ये जो आपको 4 देश दिए हैं, आपका प्यारा भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, इनमें से आपका कौन सा देश ऐसा है जिसने आपके जो 12 से 15 वर्ष के बीच में जो आपके बच्चे हैं उनको बूस्टर डोज जो है आपका बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है? तो ये है आपका अमेरिका। ऑप्शन फोर्थ आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो है ऐसा सेलिब्रेशन जो है मोदी जी ने घोषणा की है कि ये सेलिब्रेशन अब से होगा ऐसा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। यह दिवस किसको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाए जाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिख गुरु गोविंद सिंह, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 26 दिसंबर आपका जो इन्होंने चूज़ किया है डेट कि 26 दिसंबर आपका, ठीक, 26 दिसंबर को आपका जो है वीर बाल दिवस मनाया जाएगा अब से। तो ये किसकी श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाएगा पूछा गया है। तो ये आपके जो सिखों के 10वें गुरु हैं यानी कि सिख गुरु गोविंद सिंह, इनकी जो है आपकी श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो आपका 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा आपसे। ठीक है, ये कौन है? आपके सिख के 10वें गुरु हैं। सिखों के आपके ये 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु। ठीक, 10वें गुरु आपके हैं गुरु गोविंद सिंह हैं। याद रखना है आपको। ये इतना फेमस क्यों है? ये इसीलिए फेमस है कि आपने सिख खालसा सेना का नाम सुना होगा। सिख खालसा सेना जो है की स्थापना इन्होंने ही की थी। साथ ही साथ ये प्रथम सेनापति भी थे सिख खालसा सेना के। किसके? मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिख खालसा सेना। सिख खालसा सेना के संस्थापक थे ये सिख गुरु आपके गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे, याद भी रखना है नंबरिंग।
ठीक, ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी जो आपकी एशले बार्टी हैं, इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 साल में दूसरी बार ये खिताब जीता है। एशले बार्टी का संबंध किस खेल विशेष से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो एशले बार्टी जी हैं ये दुनिया की नंबर 1 प्लेयर हैं। अब ये नहीं पता हमें कि किस चीज़ की प्लेयर हैं, ठीक है, किस चीज़ की प्लेयर हैं ये आपको बताना है। तो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर एशले बार्टी, इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 वर्षों में दूसरी बार ये खिताब जीता है। तो इनका संबंध किस खेल विशेष से है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या भाला फेंक? आपको बताना है कि इनका किस खेल विशेष से संबंध है। ठीक, तो इनका संबंध आपके टेनिस से है। किससे है? टेनिस से। एशले बार्टी का संबंध आपके टेनिस से है। ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये पहले क्रिकेटर भी रह चुकी हैं, ठीक है, ये फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं। याद रखना है कि पहले ये क्रिकेट खेलती थी, उसके बाद जो है इन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया और अब ये दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई हैं, ठीक है। WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने इन्होंने रैंक 1 आपका वुमेन सिंगल्स में इनको दिया है। क्या? WTA ने वर्ल्ड वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, इन्होंने वर्ल्ड सिंगल्स में इन्हें रैंक 1 दी है। किसमें? वर्ल्ड सिंगल्स में रैंक 1 आपको दी है। किसको दी है? आपकी एशले बार्टी जी को रैंक 1 दी गई है। वहीं इन्होंने 2019 में 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। क्या? फ्रेंच ओपन इन्होंने 2019 में जीता। वहीं 2021 में इन्होंने विंबलडन खिताब जीता। क्या? विंबलडन खिताब जीता था। याद रखना है, इनकी सारी उपलब्धि भी पता होना चाहिए कि क्या क्या इन्होंने जीता था। विंबलडन जो है इन्होंने जीता था, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपने एशले बार्टी के बारे में जान ली हैं कि एशले बार्टी जी जो हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया की हैं। पहले ये आपकी क्रिकेट खेलती थी, यानी कि ये फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं। और इनको जो है WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने वर्ल्ड सिंगल्स में रैंक 1 में नामित किया है। 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। वहीं 2021 में इन्होंने विंबलडन खिताब जीता है, ठीक है। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आपकी कैनबरा। क्या है? कैनबरा। इंपॉर्टेंट बनती है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, ठीक। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में एक महाद्वीप है। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में है ये। आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पता होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में एक महाद्वीप है, ठीक। ये आपका सबसे छोटा महाद्वीप, ध्यान से सुनना है, सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक। सबसे बड़ा द्वीप, प्लस एक राष्ट्र है, ठीक। याद रखना है कि आपका ऑस्ट्रेलिया एक सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप और एक राष्ट्र भी है जो कि आपके उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सिटी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी जो आप देखेंगे तो इसकी लार्जेस्ट सिटी है सिडनी, ठीक है, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतनी चीज़ें आपने जान ली जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जान चुके हैं कि एशले बार्टी जी का संबंध आपके टेनिस से है, ठीक है, ये टेनिस प्लेयर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशले बार्टी जी याद रख रहे हैं कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है कि क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? क्रिस मॉरिस जी के बारे में पूछा गया है कि क्रिस मॉरिस ने जो है हाल ही में अपने सभी खेल के प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो आपको बताना है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं? भारत, अमेरिका, स्पेन या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो ये जो हैं आपके दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। कौन? क्रिस मॉरिस जी, ठीक। अब ये तो पता होना चाहिए कि क्रिस मॉरिस जी का संबंध किस खेल विशेष से है। ये तो हमें पता चल गया कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, यानी कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, ठीक। तो आप यहाँ पर क्रिकेटर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके एक क्रिकेटर हैं।
कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। जब आप अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे तो आपको साउथ अफ्रीका सबसे नीचे साउथ में दिख जाएगा। नाम ही साउथ अफ्रीका है, साउथ में आपको दिख जाएगा। साउथ अफ्रीका की जो कार्यपालिका है वो प्रिटोरिया है। कहाँ पर है? प्रिटोरिया कार्यपालिका। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कार्यपालिका कहाँ पर है? प्रिटोरिया। ठीक, वहीं न्यायिक राजधानी कहाँ पर है आपकी? ऑस्ट्रेलिया की कार्यपालिका आपके प्रिटोरिया में है। वहीं न्यायिक राजधानी आपके अफ्रीका की कहाँ पर है? वो है आपकी ब्लॉमफोंटेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अफ्रीका के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉमफोंटेन जो है आपकी यहाँ की न्यायिक राजधानी है। ठीक, वहीं आपकी जो आपका जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका की विधायिका कहाँ पर है? यानी कि विधायी जो राजधानी है इनकी, विधायी राजधानी है इनकी कहाँ पर है? केप टाउन में। कहाँ? केप टाउन में। ठीक, केप टाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका जो अफ्रीका है उसकी कार्यपालिका प्रिटोरिया में, वही न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन में, विधायिक राजधानी इनकी केप टाउन में। ठीक है, आपका जो साउथ अफ्रीका है सबसे बड़ी जो यहाँ पर सिटी है वो है जोहान्सबर्ग। क्या है? जोहान्सबर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोहान्सबर्ग। क्यों इंपॉर्टेंट है जोहान्सबर्ग आपका? क्योंकि यहाँ पर आपकी गोल्ड रिजर्व है। क्या है? गोल्ड रिजर्व है। जोहान्सबर्ग प्लस आपका एक और आपका दक्षिण अफ्रीका में एक जगह मिलेगी, किम्बरले। क्या? किम्बरले। ठीक, ये जोहान्सबर्ग और किम्बरले दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं आपके गोल्ड रिजर्व्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं। ठीक, याद रखना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपने जान ली। साथ ही साथ आपकी जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो है आपकी रैंड। ठीक है, क्या है? रैंड। यहाँ की मुद्रा याद रखना है कि रैंड आपकी दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो याद बना रहेगा शायद कि आपकी दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल भी इंपॉर्टेंट बनती हैं, मुद्रा भी इंपॉर्टेंट बनती है, वहीं जोहान्सबर्ग और किम्बरले इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, और आपको दक्षिण अफ्रीका में आपको एक देश मिलेगा देखने को, वो है, इसका नाम है लेसोथो। क्या नाम है? लेसोथो। ठीक, लेसोथो भी पढ़ते हैं, लेसोथो भी पढ़ते हैं हिंदी में। ठीक है, तो लेसोथो जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में एक देश है, जिसे कंट्री विद इन कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपका दक्षिण अफ्रीका में एक कंट्री देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, लेसोथो जो है पूरी तरीके से आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आप जान गए होंगे क्रिस मॉरिस का संबंध आपके दक्षिण अफ्रीका से, वहीं ये क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि मंगलू चरण विश्वास जिनकी 68 वर्ष की उम्र में जो है हाल ही में निधन हो गया है, वह संबंधित थे फिल्म अभिनेता, उड़िया साहित्यकार, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो मंगलू चरण विश्वास जी जो हैं आपके क्या थे? ये आपके एक उड़िया साहित्यकार थे। क्या थे? उड़िया साहित्यकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? ऑप्शन हैं आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या झारखंड। क्वेश्चन आपको समझना है कि आपका जो राज्य सरकार है, आपकी किस राज्य की सरकार ने सिविल सेवा, जो आपकी सिविल सेवाएं परीक्षाएं होती हैं, उनमें आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? तो ये जो है आपकी उड़ीसा की सरकार ने किया है। ठीक, किसने किया है? उड़ीसा की सरकार ने किया है। ठीक है, पहले इसे उड़ीसा कहते थे, लेकिन अभी ओडिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडिशा कहते हैं। ये आपको पूर्वी जो आपका पूर्वी तट है, भारत का पूर्वी तट पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर है? भुवनेश्वर। ठीक, कैपिटल भुवनेश्वर है। वहीं इनकी राजभाषा कौन सी है? तो इनकी राजभाषा है उड़िया। क्या? उड़िया। यहाँ पर उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है, यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं कौन है? तो गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गवर्नर गणेशी लाल। वहीं आपके जो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक जी। ठीक, मुख्यमंत्री हैं। याद रखना है आपको कि मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक जी हैं, वहीं यहाँ के गवर्नर जो हैं आपके गणेशी लाल जी हैं। ठीक है, जो आपका उड़ीसा है आपका, इसको पहले क्या कहा जाता था? उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलिंग कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो कलिंग आपने सुना होगा,
कलिंग का नाम तब याद आता है जब हम अशोक महान का नाम सुनते हैं, ठीक है। तो ये वही कलिंग है, ठीक है। पहले आपका जो है कलिंग कहा जाता था उड़ीसा को, ठीक। तो ये कलिंग वही है जिस पर आपके 261 ईसा पूर्व में आपकी जो है अशोक, जो मौर्य सम्राट थे, अशोक क्या थे, एक मौर्य सम्राट थे। तो अशोक ने आक्रमण किया था। क्या किया था अशोक ने? आक्रमण किया था इसी कलिंग पर, जिसे हम लोग वर्तमान में क्या बोलते हैं, उड़ीसा बोलते हैं, ठीक। उसका नाम क्या था? पहले कलिंग था, जिसको आपके 261 ईसा पूर्व में आपके जो अशोक महान है इन्होंने आक्रमण किया था। फिर इसी युद्ध के बाद, इसी आक्रमण के बाद जो है आपके अशोक महान जो है मौर्य सम्राट जो थे, इन्होंने बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था। कौन सा? बौद्ध धर्म को फिर इन्होंने अपना लिया था। 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष आपका जो है उत्कल दिवस, उत्कल यानी कि उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस, या जिसे हम लोग उड़ीसा दिवस भी कहते हैं, तो हर वर्ष आपका 1 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। क्या? उत्कल दिवस। मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ, उत्कल। उत्कल दिवस, या जिसे कहते हैं हम लोग उड़ीसा दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि AEPC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र कुमार गोनायका, MK प्रसाद, हरिहर नारायण, मोनिश खान। बताना है आपको परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पहले तो AEPC के बारे में जान लेते हैं कि आखिर AEPC है क्या। ये आपका AEPC है। AEPC का पूरा नाम है आपका अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। अपैरल का मतलब क्या होता है? परिधान, ठीक। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक। क्या नाम है आपके AEPC का? अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। याद रखना है काउंसिल नहीं काउंसिल होता है ये, ठीक है, याद रखना है। ये आपका एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, ठीक है, याद रखना है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद क्या है? भारत की एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है। इनका जो मेन मिशन होता है वो ये होता है कि जो आपकी परिधान इंडस्ट्री है, परिधान इंडस्ट्री को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, साथ ही साथ आपकी इन्हेंस करना। किसको? आपकी परिधान इंडस्ट्री को इन्हेंस करना, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आपको AEPC के बारे में पता चल गई हैं। तो आपका परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की अध्यक्ष जो है आपके नरेंद्र कुमार गोयनका को नियुक्त किया गया है। किसको? नरेंद्र कुमार गोयनका को, ठीक है, याद रखना है। साथ ही साथ आपके जो MK प्रसाद जी हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये आपके एक पर्यावरणविद थे। क्या थे? पर्यावरणविद, मतलब एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, याद रखना है, ये पर्यावरणविद थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा हाईकोर्ट घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका घड़ी स्थापित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो गुजरात हाईकोर्ट है ये आपका पहला हाईकोर्ट बन गया है घड़ी स्थापित करने वाला। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात जो है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किससे साझा करता है? आपकी पाकिस्तान से करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान से सीमा साझा करता है आपका कौन? गुजरात करता है, ठीक है, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो याद रखना है। वहीं आपके गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक। सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपका गुजरात का? अहमदाबाद। आप लोगों ने अहमदाबाद का नाम बहुत सुना होगा, अहमदाबाद, ठीक। इनकी सबसे बड़ी सिटी आपकी अहमदाबाद है, कैपिटल गांधीनगर है। वहीं इनके जो आपके गवर्नर हैं वो कौन है? तो गवर्नर हैं आपकी आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक। और आपके जो गुजरात है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ठीक। मैं हटा देती हूँ, द्वारा यहाँ पर लिख देती हूँ तो आपको समझ भी लगेगा। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक।
आप लोगों ने गवर्नर का नाम जान लिया, मुख्यमंत्री का नाम जान लिया। अब आपको जानना है कि जो आपका, आपने सौराष्ट्र, पांचाल और कच्छ का नाम सुना होगा, तो कच्छ, सौराष्ट्र और पांचाल गुजरात के प्रादेशिक जो है सांस्कृतिक अंग है। यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है गुजरात के बारे में। गुजरात एक इंटरनेशनल सीमा साझा करता है, किससे? पाकिस्तान से। तो आपका जो है गुजरात हाईकोर्ट पहला हाईकोर्ट बन गया जहाँ पर घड़ी स्थापित हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीतने वाला कौन सा राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। बताना है आपको कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीतने वाला जो आपका ये अवार्ड है, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड, किसने जीता है? तो ये जो है आपका केरल ने जीता है। किसने? केरल ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरल की कैपिटल कहाँ पर है? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक, कैपिटल कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ठीक। यहाँ की भाषा कौन सी है? केरल की भाषा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केरल की भाषा है आपकी मलयालम। क्या है? मलयालम। यहाँ पर मलयालम बोली जाती है केरला में। यहाँ इनकी राजभाषा मलयालम है। ठीक है, वहीं यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं कौन है? वो हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, गवर्नर। आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कौन है आपकी? पिनाराई विजयन है। कौन है? पिनाराई विजयन। याद रखना है आपको कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। वहीं आपके जो आपके यहाँ पर गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के बारे में एक विशेष बात आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो आपका केरल है वो जो है इसको बेबी फ्रेंडली स्टेट कहा गया। क्या कहा गया केरल को? बेबी फ्रेंडली स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बेबी फ्रेंडली स्टेट आपका किसको कहा जाता है? बेबी फ्रेंडली स्टेट आपके केरल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेबी फ्रेंडली स्टेट? आखिर इन्होंने ऐसा किया है? तो जो आपका केरल है, केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। जो शिशुओं की मृत्यु है वो सबसे कम है। ठीक, तो मृत्यु दर यहाँ पर शिशुओं की कम है। किसकी? शिशुओं की। आपको शिशु, इसीलिए यहाँ का जो है आपका केरल है, केरल को बेबी फ्रेंडली स्टेट बोला गया है। ऐसा किसने बोला है? तो ये आपके यूनिसेफ और WHO ने इस चीज़ को मान्यता दी है कि केरल जो है आपका एक बेबी फ्रेंडली स्टेट है। ठीक, याद रखना है आपको कि बेबी फ्रेंडली स्टेट आपका केरला है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 17 साल की बाघिन सुपरमैन एवं कलर वाली का निधन हो गया है? यह बाघिन किस टाइगर रिजर्व से थी? ठीक, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या सतपुरा टाइगर रिजर्व। ये सारे आपके टाइगर रिजर्व कहाँ के हैं? तो ये आपके MP के हैं। इन टाइगर रिजर्व में से आपको बताना है कि एक 17 साल की बाघिन जो है उनका निधन हो गया है, ये किस टाइगर रिजर्व से थी? MP में आपके टोटल 7 टाइगर रिजर्व हैं, 7। यानी कि यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं? 7। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 7। याद रखना है। पहला आपका टाइगर रिजर्व कौन सा है? पहला यहाँ पर बनता है आपका कान्हा। पहला टाइगर रिजर्व यहाँ का कान्हा है जो कि आपका 1974 में बना था। ठीक है, उसके बाद आपको काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आपको संजय गांधी देखने को मिलेगा। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है यहाँ का एक टाइगर रिजर्व है जो आपका कब बना? तो ये आपका 2013 के बाद ही बना है। तो यह कहाँ पर देखने को मिलता है? तो एक सीधी जिला है आपका MP में, सीधी जिले में देखने को मिलता है आपका संजय गांधी टाइगर रिजर्व। ठीक, वहीं आपका जो रातापानी है, रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक, रातापानी टाइगर रिजर्व आपको रायसेन जिले में देखने को मिलता है MP में, जो आपका 2013 में बना था। कब बना था? 2013 में देखने को मिला था। सतपुड़ा आपका होशंगाबाद जिले में है।
कितने हो गए? 1 2 3 4। बाकी के 3 मैं आपको बता रही हूँ। बाकी के 3 हैं आपके बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि आपका टाइगर रिजर्व है, एनपी। कहाँ देखने को मिलता है बांधवगढ़? ये आपको उमरिया ज़िले में देखने को मिलता है। कहाँ? उमरिया ज़िले में। एमपी में आपका एक उमरिया ज़िला है, तो यहाँ वहाँ पर आपको उमरिया ज़िले में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उमरिया ज़िले में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पन्ना नेशनल पार्क, जो कि आपका टाइगर रिजर्व है। तो पन्ना नेशनल पार्क आपको छतरपुर और पन्ना ज़िले में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? छतरपुर और पन्ना, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके एमपी के, जहाँ पर आपको पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। लास्ट है आपका पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान। क्या? पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पेंच, पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान। ये कहाँ पर है आपका? तो ये आपका देखने को मिलता है आपको छिंदवाड़ा ज़िले में। कहाँ पर? छिंदवाड़ा ज़िले में। तो यहाँ पर आपने 7 टाइगर प्रोजेक्ट आपके देख लिए हैं, जो कि आपके एमपी में है। तो सारे के सारे टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनकी लोकेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ठीक है, कम से कम इतना ही पता होना चाहिए कि ये सारे टाइगर रिजर्व हमारे, अगर आपको ज़िले याद नहीं है तो ये तो पता होना चाहिए कि एमपी के हैं। स्टेट याद रख लो कि स्टेट आपका एमपी है। स्टेट के जो है एमपी के ये सारे टाइगर रिजर्व हैं, जो कि आपके 7 है टोटल। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपका जो एमपी है, एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है टाइगर स्टेट? तो यहाँ का रीज़न ये है टाइगर स्टेट कहने का, क्योंकि आपके भारत में, आपकी पूरी इंडिया में टोटल कितने आपके टाइगर हैं? तो टोटल टाइगरों की संख्या है 2967। 2967 तो टोटल टाइगर हैं आपकी पूरी इंडिया में। ठीक है, ये आपका देश है, वहीं आपका जो एमपी है एक राज्य है। ठीक है, तो एमपी में आपके टोटल टाइगरों की संख्या है 526। तो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या आपके एमपी में है, वहीं सेकंड नंबर पर आपके कर्नाटक में है। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आपका टाइगर में किसका है? कर्नाटक का है। कर्नाटक में कितने? 2 कम कर दो इसमें से। ठीक है, -2 करेंगे तो कितना होगा? 524। 524 आपके कर्नाटक में है, वहीं 526 जो बाघ हैं आपके टाइगर जो हैं वो आपके कहाँ पर हैं? एमपी में है। इसीलिए आपके एमपी में सबसे ज़्यादा बाघ होने की वजह से क्या कहा जाता है? आपके एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। एक चीज़ और आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो सर्वाधिक बाघ हैं वो पूछा जाता है कि एमपी में सबसे ज़्यादा बाघ तो हैं ही, ये तो आपको पता है, लेकिन एमपी में किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ हैं? तो वो हैं आपके कान्हा किसली। ये जो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर आपके सर्वाधिक बाघ हैं। एमपी में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके कान्हा किसली जो आपका टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर कान्हा किसली नेशनल पार्क जो आपका टाइगर रिजर्व भी है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके टाइगर पाए जाते हैं। वहीं आपका जो घनत्व है बाघों का सर्वाधिक जो घनत्व है वो आपके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है। बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है? किस ज़िले में? उमरिया ज़िले में। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप एक जगह कलेक्ट करके रख लीजिएगा टाइगर से संबंधित, तो ये दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आपका सबसे ज़्यादा जो है बाघों का घनत्व है, बाघ घनत्व। ठीक, याद रखना है कि बाघों का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। सबसे ज़्यादा बाघ एमपी में कहाँ पर है? कान्हा किसली नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। आई होप यहाँ पर आप एमपी की जितनी चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं। तो जो निधन हुआ है 17 साल की आपकी जो बाघिन थी, उनका निधन जो है आपके पेंच टाइगर रिजर्व में हुआ है। ये आपकी पेंच टाइगर रिजर्व की थी। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है? पेंच टाइगर रिजर्व। इसे इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी कहते हैं, तो छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के समान एक अन्य ग्रह की खोज की है जिसका नाम TOI 2081V है। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया मत समझना, ये आपके ग्रह का नाम है TOI 2081V है। तो आपको बताना है कि ऐसा आपका कौन सा ग्रह है जिसके समान एक और अन्य ग्रह की खोज की गई है।
उस ग्रह का नाम बताना है। ठीक है, आपको जो नया ग्रह खोजा गया है उसका नाम भी याद रखना है कि जो नया ग्रह खोजा गया है TOI 2081b। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि फलाने ग्रह के नाम के समान एक और अन्य ग्रह की खोज की गई है, उस ग्रह का नाम क्या है। तो पता होना चाहिए कि जो नया ग्रह खोजा गया है उसका नाम क्या है, TOI 2081b। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो है ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। तो आपके जो है बृहस्पति ग्रह के समान एक और अन्य ग्रह की खोज की गई है जिसका नाम है TOI 201b। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बृहस्पति आपको पता होगा कि आपका जो जब आप आकार में देखते हैं तो बृहस्पति का सबसे पहला नंबर आता है। ठीक है, आकार में देखेंगे आप तो पृथ्वी जैसे आप अपने सोलर प्लैनेट को देखेंगे तो आपका बृहस्पति का कौन सा स्थान है, पहला। ठीक है, बृहस्पति के बाद आता है कौन सा, बृहस्पति के बाद आता है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल व बुध। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आकार के हिसाब से। बृहस्पति आकार, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब आपको अपनी पृथ्वी का क्रम जरूर देखना है। पृथ्वी का क्रम कई बार पूछा जाता है, साइज में आपका कौन सा स्थान है। तो आपकी पृथ्वी जो है 5th नंबर पर आती है। देखिए आप 5th नंबर पर आ रही है ना, 1 2 3 4 5। पृथ्वी 5 नंबर पे आई। उसके बाद आता है आपका कौन सा ग्रह आता है, शुक्र। पृथ्वी के बाद आता है शुक्र का स्थान। शुक्र के बाद आता है आपका मंगल का स्थान, और सबसे छोटा जो ग्रह है वो आपका है बुध। ठीक, मंगल के बाद आता है आपका बुध। तो ये आपके जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आपके आकार के हिसाब से ग्रहों का क्रम दिया है कि सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण आपका छोटा होता जा रहा है। यहाँ पर आपका क्रम जो है घटता जा रहा है, साइज जो है आपका घटता जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये साइज घटता जाएगा। तो सबसे छोटा आपका कौन सा है, बुध हुआ। सबसे बड़ा बृहस्पति। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे बुध सबसे छोटा, उससे बड़ा मंगल, उससे बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा वरुण, वरुण से बड़ा आपका अरुण, अरुण से बड़ा शनि, शनि से बड़ा आपका बृहस्पति। यानी कि सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हुआ ना। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक, आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे आकार। वहीं इनका जो आपका सूर्य से क्रम देखा जाए, ये आपका सन है, ये सन है आपका। सन से क्रम आपका देखा जाए तो वो जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि सन से आपका जो है आपके जो प्लैनेट हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं, ग्रह। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है बुध। क्या आता है, बुध आता है। फिर आता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद आता है आपका पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल, मंगल के बाद कौन सा क्रम आता है आपके, बृहस्पति का आता है। तो बृहस्पति आकार के हिसाब से सबसे बड़ा, और आपके जो है सन में जो आपका क्रम देखा जाए, मतलब सन से कौन से क्रम पर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5वें नंबर पर है, सूर्य से 5वें नंबर पर है। ठीक, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि, और शनि के बाद आता है आपका यूरेनस, और लास्ट में आता है आपका नेपच्यून। ठीक, नेपच्यून। याद रखना है आपको कि आपका अगर सूर्य से स्थान देखा जाए तो आपके बृहस्पति का 5th है, वहीं आकार में देखा जाए तो बृहस्पति का स्थान 1st है। तो बृहस्पति के समान एक और ग्रह खोजा गया है, TOI 2081b। ठीक, याद रखना है। 4th वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। वहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी गैसीय ग्रहों के बारे में। बृहस्पति, ये जो आपका बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, ये चार जो ग्रह हैं ये आपके क्या हैं, गैसीय ग्रह हैं। क्या हैं, गैसीय ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैसीय ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गैसीय ग्रह नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ग्रह है। तो पता होना चाहिए कि ये 4 जो हैं आपके गैसीय ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, याद रखना है इनके बारे में। साथ ही साथ आपके ये जो हैं बाहरी ग्रह भी हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाहरी ग्रह भी कहे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर ग्रहों के बारे में जान गए हैं। सोचेंगे कि ये करंट अफेयर्स पढ़ा रही हैं और
इतना सारा चीज़ें बता रही हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जान लेने में कोई बुराई नहीं है। एक जगह से अगर 4 चीज़ें प्राप्त हो रही हैं तो उसको ज़रूर प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। प्राप्त करिए उसको, अपने ज्ञान को प्राप्त करिए, भंडार करिए ज्ञान का। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आपकी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने किस शब्द को चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। एंजाइटी, क्वारंटाइन, डिक्शनरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो एंजाइटी है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, एंजाइटी को हिंदी में चिंता कहा जाता है, शायद चिंता, व्यग्रता, उत्कंठा, ये सारी चीज़ें जो आपकी एंजाइटी को कहा जाता है। तो चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर जो है ऑक्सफोर्ड ने आपकी एंजाइटी को घोषित किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि यूएई के गृह मंत्रालय ने आतंकी हमलों को देखते हुए किस पर, ये इस नहीं है किस होगा, ठीक है, किस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। निजी ड्रोन पर, हल्के खेल विमानों की उड़ान पर, निजी ड्रोन व हल्के खेल विमान दोनों की उड़ान पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो यूएई के जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने आतंकी हमले को देखते हुए आपके जो है किस चीज़ पर बैन लगाने की घोषणा की है, ये आपको बताना है। ठीक, पहले तो यूएई के बारे में जान लेते हैं कि आपका यूएई आपका किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। यूएई को क्या कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं ना। तो ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका मिडिल ईस्ट में पड़ता है, एशिया में। ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ता है, एशिया। आप कॉन्टिनेंट जरूर याद रखें, किसी भी कंट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो कॉन्टिनेंट, करेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। हम किसी कंट्री को पढ़ लेते हैं, अगर हमें कॉन्टिनेंट ही नहीं पता है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें एग्ज़ाम में हमारे बिना जाने भी आती हैं, तब हमारा यही ज्ञान काम आता है जो हम इधर उधर से लेते हैं कि एक चीज़ के बारे में हमें 10 मतलब एक कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। यही मैं कोशिश करती हूँ कि अगर यहाँ पर कोई भी कंट्री आती है या फिर कुछ भी आता है तो मैं उसके बारे में पूरा आपको जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक, तो यूएई आपका जो है एक मध्य पूर्व एशिया में आता है, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। यूएई की जो सबसे बड़ी जो आपकी सिटी है वो कौन सी है, दुबई। दुबई का नाम आप सभी ने सुना होगा, दुबई जो है यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। साथ ही साथ यहाँ की जो कैपिटल है कौन सी है, तो यहाँ की कैपिटल है आपकी जो कैपिटल है यूएई की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं नहीं बताने वाली क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ की राजभाषा बता देती हूँ। यहाँ की राजभाषा है आपकी अरबी। ठीक, कैपिटल आप पता करके बताना। यहाँ की जो भाषा है वो है अरबी। साथ ही साथ इनकी मुद्रा जो है वो है यूएई दिरहम। ठीक है, इनकी मुद्रा दिरहम है। जैसे आपकी अफ्रीका की कंट्री की कैपिटल और मुद्रा इंपॉर्टेंट है, वैसे यूरोप और एशिया की कैपिटल और मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूएई के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं। तो यूएई की जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने आतंकी हमलों को देखते हुए निजी ड्रोन और हल्की खेल विमान दोनों की उड़ानों पर जो है रोक लगा दी है। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि गुजरात एवं सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो आपके गुजरात और सिक्किम राज्य के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं विनोद शर्मा जी, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इंदिरा गांधी आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार या उपरोक्त सभी। तो विनोद शर्मा जी को, जो कि आपके गुजरात और सिक्किम राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, इनको आपके जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि रियादी जनपद जो आपका है, रियादी जनपद के जेरी गांव को दूध गांव घोषित किया गया है। यह गांव किस केंद्र शासित प्रदेश का है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, लद्दाख। आपको बताना है कि किस यूनियन टेरिटरी का जो ये आपका रियादी जनपद है उसके जेरी गांव को आपका जो मिल्क गांव है वो मिल्क विलेज घोषित किया गया है। तो ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जो आपका है जेरी गांव, ये आपके कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का गांव है जेरी गांव, जिसे आपका दूध गांव घोषित किया गया है। आपका जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी कब बना, तो ये बना था आपका 5 अगस्त 2019 को। 2019 को आपका जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था आपका जम्मू कश्मीर। वहीं आपका जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो राजकीय पशु है वो कौन है, तो आपका कश्मीरी स्टैग है पशु। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी
कि यहाँ का जो ये जो राजकीय पशु है और राजकीय पक्षी, आपका पक्षी कौन है, पक्षी के बारे में भी बताती हूँ। आपका यहाँ का राजकीय पक्षी है ब्लैक नेक्ड क्रेन। क्या है? ब्लैक नेक क्रेन। ठीक है, तो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है आपके जम्मू कश्मीर का क्या है, पक्षी है, और वहीं आपका कश्मीरी स्टैग यहाँ का राजकीय पशु है। हालांकि इन दोनों को कई वर्षों से वहाँ पर देखा नहीं गया। ठीक है, वर्षों से देखा नहीं गया, इसलिए यहाँ का राजकीय पशु जो है और पक्षी जो है, इस पर हाल ही में रिसर्च चल रही है कि आखिर किसको आपके जम्मू कश्मीर राज्य का पक्षी और राजकीय पशु बनाया जाए। तो ये जो है आपका रिसर्च अभी चल रही है, पिछले 2 सालों से ऐसा काम चल रहा है अभी। लेकिन आपके जो है कश्मीरी स्टैग जो है, फिर से ऐसी उम्मीद है कि आपके राजकीय पशु के रूप में घोषित होगा कश्मीर के। ठीक है, लेकिन ये आपके पहले के हैं, जो राजकीय पशु आपका कश्मीरी स्टैग है वो पहले का है, वहीं पक्षी भी आपका पहले का है। हाल ही में इन पर रिसर्च चल रही है, अब जो भी बनता है मैं आपको बता दूंगी। लद्दाख का अभी कुछ ही दिन पहले, लद्दाख का जो है कुछ ही दिन पहले आपका राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया गया। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है फिक्स हो गया है। अब यहाँ का जो राजकीय पशु है वो कौन है? राजकीय पशु है आपका हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ, ये बिल्कुल रिसेंट है, इसको आपको याद रखना है। हिम तेंदुआ कहाँ का आपका राजकीय पशु नियुक्त किया है? तो वो आपका लद्दाख का हुआ है। वहीं आपका जो पक्षी आपका राजकीय पक्षी है लद्दाख का, कौन है? ब्लैक नेक्ड क्रेन। याद रखना है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक, जम्मू कश्मीर वाले पे तो अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन ये जो है फिक्स हो गए हैं आपके लद्दाख के। इनको घोषित कर दिया गया है कि राजकीय जो पशु है लद्दाख का वो हिम तेंदुआ है, वहीं पक्षी जो है आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि आपका जो जेरी गांव है, जिसको दूध गांव घोषित किया गया है, ये आपके जम्मू कश्मीर का ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि ICC की ओर से वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शाहिद अफरीदी, उपरोक्त सभी। तो ICC जो है आपका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो आपको ICC के बारे में बता दूं, ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आपके ICC का पूरा नाम है। वहीं जो आपके ICC है, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909। 15 जून 1909 को आपके जो है ICC की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन में हुई थी। कहाँ पर? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन में हुई थी। याद रखना है आपको ICC के बारे में। तो ICC ने जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो क्रिकेटर है वो आपके शाहीन अफरीदी जी को चुना है। किसको? शाहीन अफरीदी जी को चुना है। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL ने नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? पुष्प कुमार जोशी, रवि जोशी, शिवम रावत या फिर शौर्य प्रताप। आपको बताना है कि जो आपकी HPCL है, इन्होंने किसको अपना नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना है। तो आपके HPCL के बारे में आपको बता दूं कि HPCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। वहीं इनके जो हेडक्वार्टर हैं, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? इनके हेडक्वार्टर हैं आपके मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक, मुंबई महाराष्ट्र में आपके जो है HPCL के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। तो आपके जो HPCL है, HPCL ने अपने नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में पुष्प कुमार जोशी जी को नियुक्त किया है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार ने किसे ये उत्तरी नहीं है, उत्तरी सेना है, ठीक है, नॉर्थ उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल भानु मिश्रा, लेफ्टिनेंट जनरल आपकी युगल सिंह। तो आपके जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने आपके जो है ये जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इनको अपना उत्तरी सेना का नया कमांडर जो है नियुक्त किया है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है
जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हैं आपके चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी अमेरिका। ये आपको बताना है कि आपके जो ये जो 4 देश दिए हुए हैं, इन देश में से किसके पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं आपके शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो हैं आपके जापान के हैं। कहाँ के? जापान के हैं। जापान आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका एशिया महाद्वीप का, ठीक है, एशिया महाद्वीप का क्या है? एक देश है। ठीक, तो ये क्या है? आपका एशिया महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल कहाँ पर है आपकी जापान की? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। कैपिटल आपको पता चल गई, टोक्यो है। तो ये जो है आपके शिंजो आबे आपके जापान के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनको नेताजी पुरस्कार जो है 2022 दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि हरिपाल सिंह अहलूवालिया का हाल ही में निधन हो गया है। वह संबंधित थे पर्वतारोही, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी। उपरोक्त सभी आपको बताना है। जो आपके हरि सिंह जो है आपके हरिपाल अहलूवालिया जो हैं, इनका निधन हुआ है। ये किस चीज़ से संबंधित थे? तो ये आपके एक पर्वतारोही भी थे, लेखक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी भी थे। इसीलिए आपका ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी राजधानी जकार्ता से बदलकर नूर संतार किस देश ने बनाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने अपनी राजधानी जकार्ता से चेंज करके नूर संतार बनाने की घोषणा की है? तस्मानिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि नूर संतार को अपनी कैपिटल किसने बनाने की घोषणा की है, या फिर नूर संतार किसकी नई कैपिटल बनी है। ठीक, पता होना चाहिए। तो ये जो है आपकी इंडोनेशिया ने घोषणा की है कि इनकी जो कैपिटल जकार्ता, इन्होंने अपनी कैपिटल नूर संतार बनाने की घोषणा की है। आपको इंडोनेशिया कहाँ देखने को मिलेगा? जब आप एशिया देखेंगे तो खासकर आपका दक्षिण पूर्व एशिया जो है, दक्षिण पूर्व एशिया में आपका ये आपका इंडोनेशिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, आपका इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक देश है। क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया और आपके ओशिनिया में स्थित देश है। ये आपका जो देश है ना, ये कम से कम 17,500 जो हैं आपके छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। किससे? छोटे छोटे द्वीपों से बना है। टोटल कितने? 17,500 के लगभग इसमें द्वीप हैं छोटे छोटे से। ठीक, इनकी करेंसी क्या है इंडोनेशिया की? इंडोनेशिया की करेंसी है आपकी रुपया। वहीं आप कैपिटल जान गए हैं कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी नूर संतार। अब आपसे इंडोनेशिया की कैपिटल पूछी जाए तो आप जकार्ता मत बोलना, अब आपको बोलना है कि नूर संतार आपकी इंडोनेशिया की कैपिटल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि श्रम मंत्रालय का अपर सचिव, श्रम मंत्रालय जो है आपका, उनका अपर सचिव किसे नियुक्त किया गया है? शशांक गोयल, मनोज द्विवेदी, मनोहर श्याम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो श्रम मंत्रालय का अपर सचिव है वो आपके शशांक गोयल जी को नियुक्त किया गया है। किनको? शशांक गोयल जी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराने के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? आपको बताना है कि जो सेबी है, सेबी ने बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराने के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके मित्र ऐप, सारथी ऐप, शत्रु ऐप, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सेबी है, सेबी क्या है? सेबी का पूरा नाम है हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, वहीं इंग्लिश में नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इंडिया का है, याद रखना है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपका जो है सेबी का पूरा नाम है। वहीं सेबी की जो स्थापना है वो आपकी 12 अप्रैल को हुई थी। 12 अप्रैल कौन से सन में हुई थी? 1988 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1988 में हुई थी। वहीं इनके जो हेडक्वार्टर हैं तो वो आपके हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र में इनके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे सेबी के। याद रखना है सेबी के बारे में। तो इन्होंने जो है हाल ही में एक सारथी ऐप जो है लॉन्च किया है, जो कि आपकी बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराएगा, सारथी ऐप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ मैं आपको एक बताना चाहूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले कि क्वेश्चन को पूछने के कई सारे तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने,
आपके रक्षा मंत्रालय ने, या प्रतिभूति आपको सेवी दे दिया जाए, या फिर कोई और ऑप्शन दे दिया जाए। तो आपको क्वेश्चन के पूछे जाने के तरीके पता होने चाहिए कि सारथी ऐप जो है आपके सेवी ने जो है लॉन्च किया है। तो हमें पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हमें सोचना है कि क्वेश्चन को अन्य किस तरीके से पूछा जाता है। जिस दिन आप इस तरीके से पढ़ना सीख गए कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तय है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन के तरीके पता होने चाहिए कि इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि किस देश की सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन रखने की घोषणा की है? श्रीलंका, मेडागास्कर, मॉरिशस, इंडोनेशिया। आपको बताना है कि जो है आपका कौन सा ऐसा देश है जिसने जो है एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन रखने की घोषणा की है। क्यों की है? क्योंकि भारत ने समर्थन किया होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की होगी, तो इसीलिए उन्होंने अपने जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, इनके नाम पर एक मेट्रो स्टेशन रखने का नाम लिया है, वो है घोषणा की है। ठीक है, तो ये जो है आपके मॉरिशस ने किया है। मॉरिशस ने एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन रखने की घोषणा की है। ठीक है, मॉरिशस कहाँ पर पड़ता है? तो मॉरिशस जो है आपको दिख जाएगा आपके, बेसिकली आपको कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए मॉरिशस का। ठीक है, तो जो है आपका मॉरिशस कहाँ देखने को मिलता है? लेकिन आपका जो मॉरिशस है वो आपका एक द्वीपीय देश है। अब द्वीपीय देश है तो किसी ना किसी महासागर में पड़ेगा, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कॉन्टिनेंट की लोकेशन इंपॉर्टेंट बनती है कि कोई अगर कंट्री दी है तो आपको कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये द्वीप का नाम है मॉरिशस। मॉरिशस आपका एक द्वीपीय देश है ना, कई सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो है आपका एक द्वीपीय देश है, जिस वजह से ये महासागर में, कौन से महासागर में है? हिंद महासागर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेगा आपका जो मॉरिशस है वो। ठीक, पोर्ट लुइस जो है इनकी कैपिटल है, क्या है? पोर्ट लुइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी कैपिटल इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, पोर्ट लुइस जो है इनकी कैपिटल है, याद रखना है। जब आप हिंद महासागर देखेंगे तो हिंद महासागर में आपको मेडागास्कर द्वीप दिख जाएगा। तो मेडागास्कर के पूर्व में जो है आपको मॉरिशस भी दिख जाएगा। मॉरिशस क्यों इतना फेमस है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मॉरिशस इसलिए फेमस है कि आपने डोडो, एक जो डोडो वृक्ष है और एक आपका डोडो पक्षी है, तो डोडो पक्षी का नाम सुना होगा। ये जो डोडो पक्षी है, डोडो पक्षी का आवास था आपका मॉरिशस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोडो पक्षी के आवास के रूप में आपके मॉरिशस को जाना जाता है। डोडो पक्षी हाल ही में विलुप्ति की कगार पर है, विलुप्त हो ही चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि जो डोडो पक्षी है वो डोडो वृक्ष पर डिपेंड था। डोडो वृक्ष जब विलुप्त हुआ तो डोडो पक्षी अपने आप विलुप्त हो गए। आई होप यहाँ पर आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। डोडो पक्षी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना है। वहीं आपके मॉरिशस की जो मुद्रा है क्या है? तो मॉरिशियाई रुपया। क्या? मॉरिशियाई रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। यहाँ पर काफ़ी सारे हिंदू भी निवास करते हैं यहाँ पर आपके मॉरिशस में। ठीक, और मॉरिशस से इंडिया के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मॉरिशस जो है आपका कहाँ देखने को मिलता है? हिंद महासागर में। याद रखना है इतनी सारी चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसी लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपकी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल जो है आपकी इंटेलिजेंस है, उनमें आपके 13 नेताओं की सूची में किसको जो है आपकी फर्स्ट स्थान पर नामित किया गया है? कमला हैरिस, नरेंद्र मोदी, जो बाइडन, बराक ओबामा। ठीक है, तो आपके जो भारत के जो हैं, भारत के आपके प्यारे प्रधानमंत्री जी, इनको जो है आपका फर्स्ट स्थान मिला है। किसमें? जो आपकी ये इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम दिया है, इसमें आपका फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है आपके नरेंद्र मोदी जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय टेनिस स्टार ने 2022 के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपकी सानिया मिर्जा, अंकिता रैना, करमन कौर, निरुपमा संजीव। बताना है कि इनमें से कौन सी टेनिस प्लेयर जो हैं इन्होंने 2022 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये हैं आपकी सानिया मिर्जा जी हैं। किसने? सानिया मिर्जा जी ने हाल ही में घोषणा की है कि ये अपना जो है 2022 के बाद संन्यास ले लेंगी। 2006 में ये इनको पद्मश्री दिया गया था। क्या? पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री। सबसे कम उम्र में जो आपकी खिलाड़ी हैं पद्मश्री पाने वाली, ये आपकी सानिया मिर्जा ही रही हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे कम उम्र में आपकी जो पद्मश्री खिलाड़ी रही हैं वो आपकी सानिया मिर्जा ही रही हैं, जिनको आपका 2006 में जो है आपका पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक,
याद रखना है आपको इतनी चीज़ें। वहीं निरुपमा संजीव जी हैं, ये जो है पहले संन्यास ले चुकी हैं, यानी कि ये सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। वहीं अंकिता रैना और करमन कौर जो है अभी सक्रिय हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलियाई बिग वेस्ट लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं उन्मुक्त चंद, मदन नारायण, देवनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलियाई बिग वेस्ट लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी आपके उन्मुक्त चंद्र बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां फर्स्ट की बात की जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बिग वेस्ट लीग में खेला है। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि भारत भी बहुत सारी जगह अपनी पहचान बना रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी की ओर से विश्व की सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन दो खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ जगह दी गई है। ऑप्शन है आपके मिताली राज, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना। मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी दोनों। आईसीसी के बारे में आपको बता चुकी हूँ। इसकी स्थापना आपकी 15 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो मिताली राज और झूलन गोस्वामी इन दोनों को जो है आईसीसी ने की जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम में जगह दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि अमर जवान ज्योति मशाल का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय कर दिया गया है। अमर ज्योति जवान कहाँ पर स्थित है? लाल किले के पास, इंडिया गेट के पास, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया पर, ताजमहल पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका अमर जवान ज्योति मशाल है उसका जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इसमें विलय कर दिया गया है। ठीक, ये भी याद रखना है कि विलय किस में किया गया है, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया है। तो आपका जो अमर ज्योति जवान मशाल है ये आपका कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये जो है आपका इंडिया गेट पर देखने को मिलता है। क्या? इंडिया गेट पर देखने को मिलता है आपका अमर जवान ज्योति मशाल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 155 दिनों में अकेले माइक्रोलाइट विमान में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की 19 वर्षीय पहली महिला पायलट जारा रदरफोर्ड बनी है। यह किस देश की हैं? यूक्रेन, टर्की, आपके बेल्जियम या फिर स्पेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मात्र 19 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की? मात्र 19 वर्ष की हैं और पहली महिला पायलट बनी है ये जारा रदरफोर्ड जी। पहले तो नाम याद रखना है कि पहली महिला पायलट बनी है आपकी जारा रदरफोर्ड जी, जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है मात्र 19 वर्ष में। ये आपके किस देश की हैं? तो ये आपके बेल्जियम की हैं। कहाँ की हैं? बेल्जियम की हैं। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक, ब्रुसेल्स में आपके बेल्जियम की कैपिटल देखने को मिलती है। वहीं आपका बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में है? तो आपको यूरोप महाद्वीप में जो है आपका बेल्जियम दिख जाएगा। यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है आपका बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम जो है यहाँ पर आपने यूनाइटेड नेशन और नाटो इन दोनों के हेडक्वार्टर पड़े होंगे। तो नाटो और यूनाइटेड नेशन इन दोनों के ही हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में आपको यूनाइटेड नेशन और नाटो दोनों के हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। वहीं आपका जो बेल्जियम है, बेल्जियम की करेंसी क्या है? तो यूरो। ठीक है, यूरो है। यूरोप के जो काफ़ी सारी कंट्री हैं उनकी मुद्रा जो है यूरो है, लेकिन सबकी नहीं है। इसे याद एकदम रट नहीं लेना है कि सबकी है, सबकी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि पद्मश्री सम्मानित, इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री सम्मानित नारायण देवनाथ का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह थे पत्रकार, कार्टूनिस्ट, टीवी एक्टर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो आपके डेथ वाले क्वेश्चन बनते हैं कि हाल ही में इनका निधन हो गया है, फलाने का निधन हो गया है, तो ये याद करना बहुत टफ लगता है कि इतना सारा कौन याद करे। अब रोज़ कोई ना कोई डेथ होती है किसी ना किसी की, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिनमें से खासकर जो पद्मश्री इस तरीके के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनको सम्मान मिला है, काफ़ी बड़ा सम्मान मिला हो, उनको आपको याद रख लेना है। बाकी को तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस ना करें और ना ही ज़्यादा दिमाग पर जोर दें तो ही अच्छा है। ठीक है, आपके लिए भी अच्छा होगा और आपको जो है दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। ठीक, तो कुछ को याद रख लें, खासकर जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको। तो ये जो हैं आपके नारायण देवनाथ जी आपकी एक कार्टूनिस्ट थे। क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एडवर्ड घरेलू रोबोटिक्स कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? 60%, 50%, 80% या फिर 54%। ठीक है, तो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एडवर्ड घरेलू रोबोटिक्स कंपनी में 54% जो है हिस्सेदारी खरीद ली है। कितनी? 54%। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि फीफा ने किसे दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना है? लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवेंडोस्की,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनमें से कोई नहीं। तो पहले फीफा के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक, यहाँ पर आपने फीफा का पूरा नाम जान लिया। फीफा जो है आपका कब स्थापित हुआ था? तो 1904 में इसकी स्थापना देखने को मिली थी। कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस में आपकी स्थापना हुई थी फीफा की। वहीं फीफा जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फीफा का जो हेडक्वार्टर है आपके ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ठीक, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आपकी हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं फीफा के। वहीं फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष हैं आपके जियानी इन्फेंटिनी। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, याद रखना है, आपके अध्यक्ष हैं जियानी, मैं यहाँ लिख देती हूँ जियानी इन्फेंटिनो। ठीक, जियानी इन्फेंटिनो जो हैं आपके फीफा के अध्यक्ष हैं। याद रखना है। आपका जो फीफा है वो क्या है? तो ये आपका जो है फुटबॉल से संबंधित मैच जो है इनका आयोजन करता है फीफा। ठीक, तो इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में दूसरी बार किसे नामित किया है? तो इन्होंने रॉबर्ट लेवाडोस्की को फिर से नामित किया है बेस्ट फुटबॉलर में, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने अपने प्रांत टू का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया है तथा उसकी राजधानी जनकपुर को बनाया है? यह किस देश का प्रांत है? चीन, नेपाल, भारत, बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने प्रांत टू का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया है, साथ ही साथ उसकी राजधानी जो है जनकपुर को बनाया है। यह किस देश का प्रांत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना है किस देश का प्रांत है। तो ये आपका जो है नेपाल का प्रांत है। कहाँ का? नेपाल का प्रांत है। नेपाल आपको दक्षिण एशिया में देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका नेपाल जो है एक एशियन कंट्री है। ठीक है, दक्षिण एशिया। ठीक, नेपाल की कैपिटल कहाँ पर है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। नेपाल की कैपिटल आप जान गए, काठमांडू। ठीक है, जब आप अपने भारत का, प्यारे भारत का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो यूपी है, आपका उत्तर प्रदेश जो है, आपका उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा लगाता है। किससे? नेपाल से सीमा लगाता है। यानी कि आपका यूपी जो है एक इंटरनेशनल सीमा साझा करता है। तो वो किससे करता है? नेपाल से करता है। यूपी के 7 जिले, टोटल ऐसे 7 जिले हैं जो आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 7 जिले ऐसे हैं आपके जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी के 7 जिले आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। वहीं कैपिटल देख लिया आपने कि काठमांडू इनकी कैपिटल है। तो आपके नेपाल के जो है प्रांत टू का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया, उनकी राजधानी जनकपुर को बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारा गिल ने पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है। यह किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। आप सभी को पता है कि पढ़ने का अधिकार, खुलकर जीने का अधिकार सबको है। और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं। जैसे ये देखिए सारा गिल जी को कि ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, इन्होंने हिस्ट्री रच दी है। तो ये किस देश की हैं? तो ये जो हैं आपके पाकिस्तान की हैं। कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं ये सारा गिल जी। अब तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वुमन बन गई हैं आपकी जो है सारा गिल जी। ठीक है, याद रखना है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। ठीक है, इनका जो सबसे बड़ा जो सिटी है, सबसे बड़ी सिटी जो है पाकिस्तान की वो है कराची। ठीक है, कराची आपको याद रखना है। इनकी जो आधिकारिक भाषा है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वो है आपकी उर्दू। वहीं अंग्रेजी जो है अंग्रेजी भी इनकी भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो आपकी जो उर्दू और अंग्रेजी हैं इनकी भाषाएं हैं, यानी कि इनकी राजभाषा कौन सी हैं? तो उर्दू राजभाषा देखी जाए तो आपकी उर्दू और आपकी अंग्रेजी है। ठीक है,
याद रखना है पाकिस्तान का जो जन्म है वो कब माना जाता है, तो पाकिस्तान का जन्म 1947 को माना जाता है। भारत विभाजन के फलस्वरूप जो है पाकिस्तान का जन्म हुआ था, तो पाकिस्तान का जन्म जो है 1947 को माना जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे मन में डाउट बना रहता है कि आखिर ये पाकिस्तान शब्द किसने दिया, आखिर ये पाकिस्तान जो है किसके दिमाग की उपज थी। तो आज मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जो पाकिस्तान है इसके बारे में आपको जानना है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले आपके मोहम्मद इकबाल का नाम आता है। कौन? मोहम्मद इकबाल। कई लोग कहते हैं कि मोहम्मद इकबाल ने जो है पाकिस्तान शब्द दिया। जी नहीं, मोहम्मद इकबाल ने बिल्कुल नहीं दिया था। मोहम्मद इकबाल ने तो सिर्फ और सिर्फ द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किया था। क्या किया था? इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है इसका जो है जिक्र किया था आपके मोहम्मद इकबाल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं चौधरी रहमत अली, अब आपका खेल यहाँ से शुरू होता है चौधरी रहमत अली जी से। जो आपके चौधरी रहमत अली जी थे इन्होंने खेला शुरू किया। रहमत अली ये जो हैं आपके एक जो अली जी हैं आपके चौधरी रहमत अली जी, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। ठीक है, कहाँ के थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट थे। इन्होंने पंजाब, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान, क्या फिर से सुनना, पंजाब, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान शब्द दिया था। ध्यान से सुनना है, क्या मैंने बोला? पंजाब। किसने? रहमत अली जी ने। ठीक है, पंजाब, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान, यहाँ के लोगों के लिए क्या शब्द दिया था? पाकिस्तान नहीं दिया था, पाकिस्तान दिया था, पाकिस्तान। ध्यान से समझना है चीज़ों को। पाकिस्तान शब्द इन्होंने दिया था, चौधरी रहमत अली जी ने दिया था। यहाँ से खेला शुरू हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये जो पाकिस्तान है किसके दिमाग की उपज थी। तो आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। सारा गिल जी जो है पहली ट्रांसजेंडर वुमन बनी है, कहाँ की? पाकिस्तान की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि गैस्पर्ड अलील एक फ्रांसीसी अभिनेता जिनकी उम्र 37 वर्ष थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने किस प्रसिद्ध सीरीज़ में काम किया है? मात्र 37 वर्ष के थे आपके गैस्पर्ड अलील जी, जो एक फ्रांसीसी अभिनेता थे। ये भी पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी अभिनेता थे गैस्पर्ड अलील जी। ठीक है, तो इन्होंने जो है आपकी किस सीरीज़ में काम किया है? अवेंजर्स सीरीज़, मार्वल सीरीज़, द डार्क नाइट, ट्विलाइट। तो इन्होंने जो है आपके मार्वल सीरीज़ में काम किया है, मार्वल सीरीज़ में। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो पीएम मोदी जी हैं इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाने का जो है घोषणा की गई है। तो 3 ईयर जो है इनके कार्यकाल को बढ़ाने की घोषणा की गई है। आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।